स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सी-टेट के सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर मेरे नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली क्लासेस आपको मिल सके। देखिए अपनी तैयारी को अभी से बेहतर तरीके से करिए कि आपका फर्स्ट ही अटैम्प्ट में आपका सी-टेट क्लियर हो जाए। नहीं तो बहुत लोग देखिए 3 से 4 बार या 5 बार दे चुके हैं सी-टेट, उनका नहीं क्लियर हो पा रहा है। तो ऐसी गलती आप भी मत करिए। अगर आप कर रहे हैं तो अपनी जी जान लगा दीजिए आपका फर्स्ट ही अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए, ऐसा सोचिए। नहीं तो आपका देखिए 4 से 5 बार या 6 बार दे चुके होंगे बहुत लोग, नहीं निकल रहा है। तो ये गलती आप भी मत करिए। देखिए आपके माँ बाप को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, इसलिए उनके सपने पूरे करने के लिए अपना जी जान पूरी मेहनत लगा दीजिए उसमें। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और देखिए अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कि क्लास के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, पीडीएफ बनाना, उसको फिर वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए आप लोग एक लाइक कर सकते हैं मेहनत के लिए अगर आपको अच्छी लगी तब। वैसे तो मैं बार बार नहीं कहती हूँ, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर जिसको अच्छा लगेगा, इम्पोर्टेंट लगेगा, वो करेगा। तो चलते हैं। देखिए क्वेश्चन पे 30 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और लास्ट में आपसे सवाल पूछेंगे, उसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए पहला है, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा होता है? तो पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा है माध्यमिक बाल्यावस्था, तीसरा है पूर्व संक्रामक अवस्था और चौथा ऑप्शन हो जाएगा किशोरावस्था। तो बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय होता है वह हो जाएगा किशोरावस्था होता है। देखिए किशोरावस्था ये वह समय होता है जब व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक या जैसे भावनात्मक परिवर्तन तेजी से होता है, इसलिए इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए आप लोगों की डिमांड थी कि मैम इंग्लिश में भी लेके आइए, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है जैसे टाइपिंग करने में, तो फिर भी हम किए हैं। तो देखिएगा आप लोग, निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? तो इसमें से बताना है किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी। पहला है ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, दूसरा है पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, तीसरा है सुई में धागा डालना, चौथा ऑप्शन हो जाएगा चलना और दौड़ना। तो किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? वह हो जाएगा चलना और दौड़ना। इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए चलना और दौड़ना इन क्रियाओं में बड़े मांसपेशियों का उपयोग होता है, इसलिए यह स्थूलगामक कौशल के अंतर्गत हो जाएगा। और देखिए ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, सुई में धागा डालना, इन सभी में छोटी मांसपेशियों का उपयोग होता है जो सूक्ष्म गामक कौशल के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रथम संस्था कौन सी है? तो बच्चे के समाजीकरण की प्रथम संस्था कौन सी हो जाएगी बताना है। पहला है परिवार, दूसरा है स्कूल, दोस्त, चौथा है मीडिया। तो बच्चे के समाजीकरण की प्रथम संस्था हो जाएगी तो उसका परिवार हो जाएगा। देखिए बच्चे सबसे पहले अपने परिवार से सीखते हैं जो भी सीखते हैं, इसलिए बच्चे का पहला समाजीकरण संस्था हो जाएगा परिवार हो जाएगा। और स्कूल, दोस्त, मीडिया ये सभी द्वितीय समाजीकरण के अंतर्गत आते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं क्या दर्शाता है? तो यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं यह क्या दर्शाता है? तो जीववादी सोच पहला, दूसरा है केंद्रीकरण, तीसरा है पदानुक्रमित सोच, चौथा ऑप्शन हो जाएगा वर्गीकरण। देखिए यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं वह हो जाएगा जीववादी सोच के अंतर्गत आ जाएगा। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? तो संकेत देना, अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण हो जाएगा? तो पहला है पाठ, दूसरा अनुबंधन, तीसरा पुनर्वरण, चौथा ऑप्शन हो जाएगा संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो देखिए, संकेत या इशारे करना और ज़रूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण हो जाएगा? तो यह हो जाएगा इसका फोल्डिंग और पाड़ के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती। कारण है, जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। तो इसका राइट आंसर सभी को बताना है, तो वह हो जाएगा ए आर, दोनों सही हो जाएगा। आर ए की व्याख्या करता है, तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोस्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग किस पर प्रस्तावित करता है? तो पहला है सहयोगात्मक अधिगम, दूसरा क्रिया प्रसूत अधिगम, तीसरा है रटंत अधिगम, चौथा ऑप्शन हो जाएगा निष्क्रिय अधिगम। देखिए, जहाँ आपका निष्क्रिय अधिगम हो, रटंत अधिगम हो, क्रिया प्रसूत अधिगम हो, यहाँ पे देखिए रटंत रोट लर्निंग बच्चों को नहीं करवानी है और निष्क्रिय अधिगम भी बच्चों को नहीं करना है। तो यह दोनों नेगेटिव हो जाएगा आपका। तो बच्चों के लिए शिक्षा के लिए वाइगोस्की का सिद्धांत किस पर अनुप्रयोग करता है? वह हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम पर। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय वह दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? तो पहला पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा पूर्व परंपरागत चरण, तीसरा हो जाएगा परंपरागत चरण। तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा कार्य करता है, वह हो जाएगा परंपरागत चरण में। इसका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाए। इसके माध्यम से वह बच्चों को डैश में क्या बढ़ावा देना चाहती है? तो इसके माध्यम से बच्चों को वह क्या बढ़ावा देना चाहती है? पहला है सृजनात्मकता, दूसरा असहयोग, तीसरा रटना, चौथा ऑप्शन हो जाएगा अनुशासनहीनता। देखिए, अनुशासनहीनता आप पर नेगेटिव हो जाएगा और रोट लर्निंग बच्चों को करवाना नहीं है, इसलिए थर्ड भी गलत हो जाएगा। और असहयोग अधिगम, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सृजनात्मकता हो जाएगा फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? पहला है शारीरिक कौशल, दूसरा है सामाजिक कौशल, तीसरा संज्ञानात्मक क्षमता, ज्ञानात्मक कौशल, और पांचवा हो जाएगा अमूर्त तर्क हो जाएगा। तो देखिए, अमूर्त तर्क आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है प्रारंभिक सालों में, इसलिए पांचवा गलत हो जाएगा। और शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल और संज्ञानात्मक कौशल और संवेदनात्मक कौशल, ये सभी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होती है? पहला है परीक्षा केंद्रित होती है, दूसरा पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, तीसरा शिक्षक केंद्रित होती है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थी केंद्रित होती है। तो एक प्रगतिशील कक्षा होती है तो वह हो जाएगा विद्यार्थी केंद्रित होती है। इसका यहाँ पे फोर ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला है विविध तरीके से दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। तीसरा है बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए। चौथा ऑप्शन हो जाएगा बहुत सी संरचित वर्क शीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए। देखिए, अगर बहुत सी वर्क शीट देंगे जिसमें चित्र होगा तो वह देख नहीं पाएगा, तो क्या ही फायदा होगा, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। तो एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है, देखने में कठिनाई होती है, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो उसे कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। इसका सेकेंड आपका सही हो जाएगा। ऐसी सामग्री का उपयोग करना चाहिए जिसे छूकर बच्चा महसूस कर सके, उसे पढ़ सके, जैसे ब्रेल लिपि पुस्तकें या 3D मॉडल देना चाहिए उसे पढ़ने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंतरक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट लक्षण होता है। तो पहला है संलीनता, दूसरा है अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, तीसरा पठन वैकल्प, चौथा ऑप्शन हो जाएगा गुणज वैकल्प हो जाएगा। तो सामाजिक अंतरक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट लक्षण होता है, तो वह हो जाएगा संलीनता का। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना कैसा होता है। पहला है जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है। दूसरा है अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया से होता है। तीसरा इनाम और सजा के प्रयोग से होता है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा बारंबार वेधन तथा अभ्यास से होता है। तो एक रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना कैसे होता है, वह हो जाएगा अन्वेषण करके, क्रिया के द्वारा, खोज की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो इसका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ के साथ मिलकर काम करती है, इसे इशारे देते हुए एक प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए, एक शिक्षिका एक बच्ची है जो अवधारणा को समझने में असमर्थ है, उसके साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारा देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वह हो जाएगा पाड़ या इसका फोल्डिंग कहा जाता है। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए, एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। तर्क है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आर दोनों सही हो जाएगा। आर ए की व्याख्या करता है, तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा। तो इसमें मुझे बताना है क्या ऐसा होगा जो बच्चे के समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा। पहला है समस्या को सही से पहचानना, दूसरा समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, तीसरा है पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, चौथा ऑप्शन हो जाएगा वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थित रहना। तो आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा जो बाधा उत्पन्न करेगा। देखिए, पारंपरिक तरीके से एक ही स्थिति पर टिके रहना यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम क्या करता है। तो पहला है को प्रभावित नहीं करता है, तो दूसरा है अधिगम में बाधा डालता है, तीसरा है अधिगम से संबंधित नहीं है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा अधिगम को सुसाधित करता है, बच्चे के विकास को सुसाधित करता है। तो आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी जिसके कारण उसने विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए हैं, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को मान रही है? पहला है पर्यावरणीय कारक, दूसरा है योग्यता की कमी, तीसरा कोशिश में कमी, चौथा ऑप्शन हो जाएगा कठिन भाग्य। तो रूही का यह मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए हैं, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। तो रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को मानती है? तो वह हो जाएगा कोशिश में कमी, उसने कोशिश नहीं की अच्छे से। इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? तो इसमें से बताना है अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। पहला है अध्यापिका द्वारा प्रदान पाठ से, दूसरा है निराशा की भावना से। तो आपके यहाँ पे सेकंड ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? वह हो जाएगा निराशा की भावना से। देखिए यहाँ तीसरा देखते हैं, विद्यालय का मुद्रित समृद्ध परिवेश, तो वह सही हो जाएगा, बच्चों के लिए पॉजिटिव है। चौथा है विद्यार्थी की ज़रूरत अनुसार व्यक्तिगत रूप से दिए जा रहे अनुदेशन से, तो ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो गलत हो जाएगा वह हो जाएगा निराशा की भावना।